गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं वन डायमेंशनल कोलाइजन। एनर्जी चैप्टर में ही है ये, और एनर्जी चैप्टर में ही हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, वन डायमेंशनल कोलाइजन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ या नहीं? हो गया, ठीक। तो वन डायमेंशनल कोलाइजन में हमारा दो तरह का कोलाइजन हो सकता है। एक हो सकता है इन इलास्टिक कोलाइजन और दूसरा हो सकता है इलास्टिक कोलाइजन। तो इन इलास्टिक क्या और इलास्टिक कोलाइजन क्या, इसमें क्या फ़र्क है? दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या कंजर्व रहेगा? बिफोर और आफ्टर कोलाइजन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये दोनों ही परिस्थितियों में रहेगा। लेकिन इलास्टिक कोलाइजन में हमारी मैकेनिकल एनर्जी, और ज़्यादा क्लियर बोले तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, इसमें नहीं होगा, यानी लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी होगा अगर इन इलास्टिक कोलाइजन होता है। तो इन इलास्टिक कोलाइजन में हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं। तो मोटा मोटी बात ध्यान रखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे। जैसे कि एक पत्थर है और उसको अगर हम ज़मीन पर छोड़ते हैं, बट नेचुरल है कि वहाँ पर बहुत तेज खटाक सा आवाज़ आएगा, और जब वो आवाज़ आएगा दैट मीन्स कि साउंड एनर्जी हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। तो ऑन द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो गई। कुछ अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है तो भी हो सकता है। मीडियम में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनके साथ वो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी को इम्पार्ट कर सकता है। तो ये तो खैर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस बॉल की, उस पत्थर की एनर्जी तो डिक्रीज कर ही जाएगी। अब इलास्टिक कोलाइजन क्या कह सकते हैं? तो इलास्टिक कोलाइजन एक आइडियल स्टेट हो सकता है। इलास्टिक कोलाइजन में भी एन आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट का कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि एक बॉल है, टेनिस का भी बॉल हो, अगर उसको हम छोड़ते हैं तो अच्छा खासा ऊपर तक वो उछलता है, लेकिन जहाँ से छोड़े हैं वहाँ तक आता नहीं है। वहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस इन एनर्जी वहाँ भी हो रही है साउंड एनर्जी के फॉर्म में। तो ऐसे सिचुएशन में इसको भी हम लोग परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन नहीं कह सकते हैं। हाँ, एक बोलचाल की भाषा में इलास्टिक कोलाइजन कह सकते हैं। परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन की बात करेंगे तो उसमें लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी। ऐसे एनर्जी को, ऐसे कोलाइजन हम परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन कह सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इन इलास्टिक कोलाइजन को हम लोग थोड़ा सा देख लें और तब इलास्टिक कोलाइजन की चर्चा करेंगे। ठीक है, इन इलास्टिक कोलाइजन में क्या होगा? इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलाइजन में क्या होगा? Let's suppose there are two masses, one is m1, another is m2. m1 is moving with a certain velocity, say u, या u1 कह ले स्पेशली, and u2 is 0, मतलब ये रेस्ट में, ये क्या है, ये रेस्ट में। आफ्टर कोलाइजन ये स्टिक कर जाते हैं। परफेक्ट इनइलास्टिक की बात करें तो परफेक्ट इनइलास्टिक और इलास्टिक दोनों में एक बातें हैं। परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। अगर ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब ये दोनों ज्वाइंट होकर के m1 प्लस m2 मास बन गया और इसकी वेलोसिटी हो गई v। चलिए u1 u2 की कहानी छोड़िए, इसकी वेलोसिटी बन गई, ज्वाइंट वेलोसिटी हो गई v। करेक्ट।
तो क्या बताया था हमने इनइलास्टिक कोलाइजन में? परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाइजन की बात कर रहे हैं, इनइलास्टिक लिख रहे हैं तो आप हम लोग ये मानकर चले कि हम लोग परफेक्ट इनइलास्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट इनइलास्टिक, और जब इलास्टिक इनइलास्टिक का बीच की बात करेंगे तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आता है, तो खैर इसकी चर्चा जिस दिन करनी होगी करेंगे, ठीक। चलिए, तो इनिशियल मोमेंटम P1 कितना रहा होगा? m1 यूं ही रहा होगा, चूँकि P2 हमारी 0 रही होगी, तो P = P1 दोनों का मिला जुला करके देखें तो सिंपल m1 यूं ही इनिशियल मोमेंटम रहा होगा। अब फाइनल मोमेंटम की बात करें तो क्या हो सकता है? m1 + m2 इंटू v होगा। कारण क्या? कारण ये कि दोनों मास स्टिक टुगेदर हो गए, है ना, फाइनल मोमेंटम। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर अगर हम जाते हैं तो P फाइनल = P इनिशियल होगा, यानी m1 + m2 इंटू v = m1u होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी m1/m1 + m2 इंटू u होगा। जाहिर सी बात है कि m1/m1 + m2 इज लेस देन 1, दिस इम्प्लाइज कि v इज लेस देन u। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या रहेगा? कम हो जाएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ m1/m1 + m2 जो होगा वो कम होगा। जाहिर सी बात 7/7 + 1 भी अगर हुआ तो 1 से कम हो जाएगा। 7/7 प्लस समथिंग, तो बट नेचुरल है, उस फ्रैक्शनल वैल्यू उसकी 1 से कम हो जाएगी, तब इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि v की वैल्यू u से कम हो जाएगा, मैथमेटिकली भी और ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल के कितना हुआ होगा? तो हाफ m1u² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रही होगी, माइनस फाइनल हाफ m1 + m2 v² फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल m2 कंसीडर नहीं कर रहे हैं चूँकि m2 वाज नॉट इन मोशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब अगर हम इसमें v की वैल्यू को, चलिए 1/2 को तो हम लोग बाहर ही कर देते हैं, है ना, m1 + m2 और v की वैल्यू को ये डाल देते हैं, क्या ये m1/m1 + m2 इंटू u। ऐसा डालने पर ये m1² + m1 + m2² और u² आएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर से m1 + m2 कैंसिल होकर के जो एक्सप्रेशन दिखेगा m1u² माइनस क्या m1² डिवाइडेड m1 + m2u²। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हुए आगे की तरफ हम जाते हैं तो देखिए m1u1² एक आएगा प्लस m1 m2u² एक आएगा माइनस m1² u² एक आएगा डिवाइडेड m1 + m2 होगा। तो इस फैक्टर्स, इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल एक्सप्रेशन जो दिखेगा अपने पास m1 m2/2m1 + m2 u², दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बट नेचुरल इसमें न m निगेटिव है, न m1 m2 कोई निगेटिव नहीं है, u का स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स कि देयर इज ए पॉजिटिव लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। और किस फॉर्म में होगा? डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चला जाएगा, या किसी और फॉर्म में क्या होगा हमारा? ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जाएगा, यानी इन सम टोटल काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगी? लॉस आ जाएगी, करेक्ट। अगर हमारा परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से, एक में मोशन है दूसरे में नहीं है, उसे टकराता है, उसे चिपक जाता है और मूवमेंट स्टार्ट होता है और चला, जैसे कि एक बुलेट फायर किया गया है एक वुडन ब्लॉक में वो क्या कर गया? अंदर तक पेंट्रेट कर गया, और उसके साथ दोनों एक साथ मोशन में अगर चले आए तो उसकी की जो वेलोसिटी निकलेगी
वो कुछ इस एक्सप्रेशन से निकलेगा और इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, वो इससे निकलेगा। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है। काहे कि ब्लॉक के अंदर जब वो पेनिट्रेट करके अंदर तक जा रहा होगा तो उस समय फ्रिक्शन के कारण उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी, इन इलास्टिक कोलाइजन की। अब जरा सा हम लोग परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन पर भी हम लोग चर्चा कर लें। परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन पर भी चर्चा कर लें। परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन पर भी चर्चा कर लें। काहे कि परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन में क्या होना है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। स्टेप वाइज देखिए इसको। इसको जो CBSE से हट करके थोड़ा सा हम जनरलाइज कर रहे हैं इसको। देयर इज ए मास m1 मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ u1 एंड देयर इज ए मास m2 मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ u2 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड कि u1 ग्रेटर देन u2 है, ताकि ये इसे टकरा जाए। अगर u1 u2 से बड़ा नहीं होगा तो इसे टकराएगा नहीं, ये तो भाग जाएगा आगे। तो u1 ग्रेटर देन u2 है, ऐसा मान करके हम चल रहे हैं, है ना, एज्यूम करके चल रहे हैं। और कोलाइड होता है, कोलाइड होने के बाद इसकी m1 की वेलोसिटी जो है, m1 की वेलोसिटी v1 रह जाती है और m2 की जो वेलोसिटी है वो v2 रह जाती है। ठीक है, कोलाइड हुआ होगा है। और परफेक्ट इलास्टिकली तो ये एक ने अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे को इम्पार्ट किया होगा। जाहिर सी बात है कि पीछे वाले ने ही आगे वाले को अपनी काइनेटिक एनर्जी दिया होगा इन एक्सेस। ठीक है, चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो जो P कांस्टेंट रहेगा, P इनिशियल P फाइनल जो होगा P इनिशियल के बराबर होगा। P फाइनल कितना होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों मोशन में P इनिशियल कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब u1 वाले एक तरफ है, u2 वाले एक तरफ, 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ, है ना। चलिए 1 1 2 2 एक तरफ कर लेते हैं। m1 v1 इधर में लीजिए, इसको इधर लीजिए, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2, इसको इधर लाइए तो m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, m1 कॉमन करें तो u1 माइनस v1 और m2 कॉमन करें तो v2 माइनस u2 इक्वेशन बनाइए। ठीक है, अब बाय कंजर्वेशन, चूंकि इस केस में क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चूंकि परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर हम जाएं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, अब 1 वाले एक तरफ किया जाए, m1 u1 स्क्वायर m1 v2 स्क्वायर, ये इसको लाया जाइए, लाइए भैया,
इसको यहाँ ला रहे हैं, तो 1/2 m1 कॉमन रहेगा, u1 स्क्वायर। थोड़ा सा स्टेप हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा अपनी तरफ से इंटरचेंज करके। 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। ये हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। 1/2 m1 u1 माइनस v1, u1 प्लस v1, 1/2 m2 v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2। इसको अगर हम सेकेंड इक्वेशन कहें और 2 को डिवाइड कर दे 1 से, m1 कैंसिल, u1 माइनस b1, u1 माइनस b1 कैंसिल, m2 कैंसिल, v2 माइनस u2 कैंसिल। अगर 2 को डिवाइड कर दें 1 से तो एक 1/2 ऐसा आएगा, 1/2 u1 प्लस v1 इक्वल टू 1/2 v2 प्लस u2, हाफ हाफ कैंसिल कीजिए, तो u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। अब u को एक साइड लाइए, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे पास फाइंडिंग है। और क्या है ये फाइंडिंग? ये फाइंडिंग ये है, u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ये है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। देखिए कहानी क्या बन रही है, कहानी ये बन रही है कि u1 माइनस v2 वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से m1 m2 को अप्रोच कर रहा होगा फॉर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा होगा, v2 दूर मतलब m2 दूर जा रहा होगा रिलेटिवली m1 से, वो हो जाएगा क्या, वो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बनेगी, v2 माइनस v1। यानी कि जिस रिलेटिव वेलोसिटी से ये टकराएगा उसी रिलेटिव वेलोसिटी ये सेपरेट होंगे। तो एक टर्म आता है, क्या टर्म आता है, इनके बदले कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिसीजन। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है लेकिन नहीं है, मतलब जिस वेलोसिटी से वो एसेस हो रहे थे उसी वेलोसिटी से उनका रिसेस हो रहा है ना। तो एसेस एंड रिसेस की रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहती है, सेम। जिस वेलोसिटी से वो एसेस करते हैं उसी वेलोसिटी से वो रिसेस करते हैं। इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझने के लिए समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए m1 जा रहा है, m2 जा रहा है, m1 जा रहा है और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी 20 की रही होगी, तो आफ्टर कोलाइजन है ना, ये तेज होगा, ये कम होगा, है ना, ये कंपेरेटिवली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड ज़्यादा होगा इसमें एज कम्पेयर। तो वहाँ पर आफ्टर कोलाइजन जो m2 होगा उसमें 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वो जो है सो रिलेटिवली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जाएगा। यही ये हमारा रिलेशन, थर्ड रिलेशन बताना चाहता है। अब हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत सारे जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन में ये बात आएगी। अब हम लोग कंडीशन अप्लाई करें और देखें क्या हो सकता है कि फाइनल वेलोसिटी v1 कितना हो सकता है। फाइनल वेलोसिटी v1 कितना हो सकता है, तो अपने पास एक रिलेशन है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2, एक रिलेशन है। अगर हम यहाँ से v2 को रिप्लेस करते हैं, तो v2 को रिप्लेस करते हैं, या इसी यहीं से देखिए, तो v1 प्लस u1 माइनस u2, v2 को अपने को रिप्लेस करना है, m2 v2 को रिप्लेस करना है, यहाँ से निकाल करके लाइए, है ना, यहाँ से निकाल करके लाइए v2 को, है ना। तो v1 प्लस u1
माइनस U2, M1U1 प्लस M2U2। अब इसको लीजिए M1V1 प्लस M2V1 प्लस M2U1 माइनस M2U2 इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। ठीक है, इसमें V1 को V2 को रिप्लेस कर सकते हैं, तो V1 प्लस U1 माइनस U2, V1 प्लस U1 माइनस U2। ठीक है, M2V1 M2U1 M2U2 M2U2 हमारा इधर, M2U2 इधर चला जाएगा, डबल ऑफ M1U1 इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो M1V1 प्लस V1 वाले टर्म को रखना है यहाँ, M2V1 और बाकी टर्म 2 वाले टर्म को, V1 वाले टर्म को रख करके बाकी सबको उधर ले जाना है। तो M2U2 इसके साथ जाके डबल हो जाएगा, ये आकर के जुड़ जाएगा, दोनों में U1 है तो घट जाएगा, या M1 माइनस M2U1 एक टर्म आ रहा है और 2M2U2 एक टर्म आ रहा है। इसको आप रीअरेंज करके देख लीजिए। तो जब V1 करेंगे, निकालेंगे, तो M1 प्लस M2 ये आएगा M1 माइनस M2U1 प्लस 2M2U2 ऐसा होगा। M1 प्लस M2 से इधर डिवाइड कर दीजिए, इधर ले आइए, तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2U2। ये एक्सप्रेशन V1 के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कोलिजन, अगर U1 वेलोसिटी से और U2 वेलोसिटी से अगर यदि पार्ट, अब मास हमारा M1 और M2 क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर V2 निकालना हो तो क्या फिर उतना ही प्रक्रिया अपनाएं? नहीं, M1 M2 को इंटरचेंज कर दें, M1 M2 को इंटरचेंज कर दें, तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, चूँकि इसको इंटरचेंज करने से भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और U1 U2 को, तो यहाँ U2 हो जाएगा प्लस 1 से 2 को, 2 से 1 को इंटरचेंज, 2 M1 आ जाएगा, यहाँ M1 प्लस M2 रह जाएगा, उसको इंटरचेंज करने यहाँ U1 हो जाएगा। यही आएगा एक्सप्रेशन, यही आएगा एक्सप्रेशन V1 और V2 के लिए। ठीक है, तो ये अब इसमें इंटरेस्ट के लिए मैं कुछ बातें जोड़ रहा हूँ जो कि इस वीडियो में तो नहीं होगा, चूँकि 25 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर आप इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि M1 अगर M2 होगा, एक कंडीशन में इंटरेस्ट के लिए दिखा रहा हूँ, तो ये 0 होगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, और ये M1 M2 अगर बराबर होगा 2M अपन 2M 2 कट जाएगा, हाँ 2 कट जाएगा, इसमें भी 2 कट जाएगा, तो V1 इक्वल टू U2 और V2 इक्वल टू U1, यानी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। अगर मासेस दोनों के सेम रहे, सेम मास के दोनों रहे, तो वेलोसिटी एक्सचेंज, सेम मास के दोनों हुए तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा इन दोनों का। मतलब जो पहले वाले की वेलोसिटी थी वो दूसरे वाले की बन जाएगी, जो दूसरे वाले की वेलोसिटी थी वो पहले वाले की बन जाएगी, है ना। ये होगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी ये कहानी।